आपने कभी नहीं सोचा होगा कि एक आईटी बिल्डिंग जैसी जगह जहां हर कोना कैमरों से भरा होता है, वहां भी कोई ऐसा कोना हो सकता है जहां कुछ छुपकर आपको देख रहा हो। यह कहानी है विवेक झा की, जिसने मुंबई के वर्धान टेक पार्क की बहुमंजिला बिल्डिंग की 13वीं फ्लोर पर नाइट शिफ्ट में बैकएंड डेटा एग्जीक्यूटिव करीब 5 साल काम किया। विवेक और राजेश उस रात भी रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थे। कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा एंट्री करते करते विवेक को नींद आ रही थी, लेकिन शिफ्ट के नियम सख्त थे। ब्रेक का समय तय था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे से गुजर गया हो। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फिर से काम में लग गया, पर तभी प्रिंटर अपने आप चलने लगा। रात के 2:15 पर जब पूरे फ्लोर पर सिर्फ 2 लोग थे, विवेक और उसका कलीग राजेश, तभी प्रिंटर में से एक प्रिंट निकली। उसने सोचा शायद कोई सिस्टम से कनेक्ट है और किसी ने गलती से फाइल भेजी होगी, लेकिन जब उसने प्रिंटर पेपर निकाला तो वो खाली थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। विवेक झा बिहार के भागलपुर का रहने वाला था, एक मध्यम वर्गीय परिवार से, जहां उसके पिता रिटायर्ड स्कूल शिक्षक थे और मां पूजा पाठ में विश्वास रखने वाली सीधी सादी गृहिणी। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और घर की जिम्मेदारी अब उसी पर थी। उसने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया था और कुछ छोटे कामों के बाद उसे मुंबई के वर्धान टेक पार्क बिल्डिंग में बैकएंड डेटा एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिल गई। राजेश उत्तर प्रदेश के बरेली से था। वो विवेक से 2 साल सीनियर था और पिछले 1 साल से उसी कंपनी में काम कर रहा था। राजेश तेज और स्मार्ट था, लेकिन व्यवहार में शांत था और नाइट शिफ्ट को लेकर उसका नजरिया था कि काम में शांति मिलेगी। वर्धान टेक पार्क 20 फ्लोर की बहुमंजिला बिल्डिंग थी। बिल्डिंग बहुत ही शानदार थी। शीशे की दीवारें, शानदार कैफेटेरिया, हाई सिक्योरिटी एक्सेस और लिफ्ट जो सीधा आपके फ्लोर पर ले जाती थी। लेकिन इस बिल्डिंग के बारे में एक बात अजीब थी। 13वां फ्लोर कभी दिखता नहीं था। लिफ्ट में 12 के बाद सीधा 14 आता था, लेकिन कर्मचारियों को बताया जाता था कि 13वां फ्लोर सबके लिए नहीं है, पर सिस्टम में मौजूद है। वहां सिर्फ नाइट की बैकएंड टीम को जाना होता है। विवेक का काम आसान नहीं था। रात की शिफ्ट, सिस्टम मॉनिटरिंग, डेटा एंट्री, सर्वर लॉग्स ट्रैक करना और क्लाइंट के रिपोर्ट्स जनरेट करना, लेकिन घर चलाना था, इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। पहले 2 साल वो दिन की शिफ्ट में काम करता रहा। उसे रात में जागने में दिक्कत थी, इसलिए वो हमेशा नाइट शिफ्ट लेने से बचता था। लेकिन हाल ही में कंपनी ने एक बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट साइन किया। अचानक नाइट बैकएंड टीम में लोगों की कमी पड़ गई और एचआर ने विवेक को मेल भेजा 3 महीने के लिए रोटेशनल नाइट शिफ्ट। इस बार विवेक बच नहीं सका और वो मजबूरी में तैयार हो गया। उसी दिन 13वां फ्लोर ऑफिस देखने के लिए उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। तब सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताया, सर 13वां फ्लोर लिफ्ट में दिखेगा नहीं। 12वें फ्लोर के कोने से एक सर्विस सीढ़ी जाती है, उसी से जाना पड़ता है। ओह, ये दरवाजा तो मैं रोज देखता हूँ। ये हमेशा लॉक्ड होता है। मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे सीढ़ी है। सर दिन में ये लॉक्ड रहता है क्योंकि दिन में यहाँ कोई नहीं जाता, सिक्योरिटी गार्ड ने बताया। ये सब सुनते वक्त भी विवेक के दिमाग में शिफ्ट अलावेंस और ओवर टाइम की रकम घूम रही थी। उसे न फ्लोर के बारे में कुछ पता था, न उसने पहले कभी कोई अफवाह सुनी थी। 13वां फ्लोर उसके लिए सिर्फ एक नई सीट और कुछ एक्स्ट्रा रुपए थे। धीरे धीरे विवेक को इस फ्लोर के बारे में बातें पता चलने लगी। उसी शिफ्ट में काम करने वाला उसका एक कलीग राजेश, जो पिछले साल से इसी बिल्डिंग में था, एक दिन चाय के दौरान बोला, तुझे पता है इस फ्लोर के बारे में क्या बातें फैली हैं? लोग कहते हैं कि यहाँ रात में अजीब अजीब चीजें होती हैं। ये फ्लोर हॉन्टेड है। पर मेरा तो मानना है कि ये सब लोगों ने नाइट शिफ्ट से बचने के लिए कहानियां बना रखी है। अगर कुछ होता
तो कंपनी इसे छिपा नहीं सकती थी। विवेक ने भी उसकी बात मानकर हंसते हुए सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक बेचैनी थी। तभी उसी रात एक घटना हुई जिसने उसके उस मजाक को चुप करा दिया। रात के करीब 2:15 पर दोनों अपने अपने डेस्क पर बैठे थे। अचानक प्रिंटर अपने आप चलने लगा। राजेश बोला, अबे किसी ने डॉक्यूमेंट भेजा होगा। विवेक ने जब प्रिंटर से कागज निकाला तो वो खाली था। राजेश ने मजाक में कहा, भूतों ने अपना रेज्यूमे भेजा होगा। शिफ्ट के दौरान विवेक के बगल के सिस्टम पर सीसीटीवी की स्क्रीन चलती रहती थी, जो आमतौर पर सिक्योरिटी रूम से लिंक थी। कोई उसे ऑफ नहीं करता था, क्योंकि कई बार सिक्योरिटी खुद उसे ऑन छोड़ देते थे। विवेक उस स्क्रीन की ओर ध्यान नहीं देता था, लेकिन कभी कभी अनजाने में उसकी नजर चली जाती थी। उसे दिखता कि कॉरिडोर में लोगों की हलचल है, कोई चल रहा है, शायद सिक्योरिटी है। उसने खुद को कई बार समझाया। एक रात विवेक ने सीसीटीवी में एक परछाई देखी और अगले पल उसी फुटेज में कोई उसकी कुर्सी के पीछे खड़ा है। राजेश चिल्लाया, विवेक पीछे देख। विवेक पलटा, पर पीछे कोई नहीं था। दोनों कुछ पल तक चुप रहे, एक दूसरे की ओर देखते हुए। विवेक का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने हेडफोन लगा लिए, पर गाने सुनते सुनते उसका दिमाग अब डर के सन्नाटे में डूब गया था। ये विवेक और राजेश के लिए पहली बार डर का अनुभव था, पर उन्होंने तय किया कि ये बात दोनों किसी को नहीं बताएंगे। उन्हें लगा कि कोई उनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा और सब लोग उन्हें डरपोक समझेंगे। और ये भी डर था, शायद अफवाह फैलाने के लिए कंपनी उन्हें जॉब से ना निकाल दे। इस फ्लोर पर एक मीटिंग रूम था, एकदम कोने में। वो हमेशा बंद रहता था। एक रात राजेश पानी लेने के लिए पेंट्री गया था। तभी विवेक अकेला बैठा लॉग फाइल देख रहा था कि उसके हेडफोन में अचानक शोरगुल सुनाई दिया, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हो। हालांकि प्लेलिस्ट में कोई म्यूजिक ट्रैक नहीं चल रहा था। वो हड़बड़ा कर उठा और आवाज अचानक से बंद हो गया। उसकी नजर मीटिंग रूम नंबर 3 की ओर घूमी। दरवाजे के निचले से हल्की पीली रोशनी चमक रही थी, मानो अंदर किसी ने टॉर्च जला रखी हो। लेकिन अचानक वो रोशनी बुझ गई। विवेक को शुरू से ही इस कमरे को लेकर उत्सुकता थी, इसलिए एक रात ब्रेक टाइम पर उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, ये मीटिंग रूम नंबर 3 हमेशा बंद क्यों रहता है? कोई मीटिंग तो कभी यहाँ होती नहीं देखी। गार्ड ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन फिर धीरे से बोला, सर, पुराने लोग कहते हैं इस कमरे में कुछ ठीक नहीं है। पहले यहाँ मीटिंग्स हुआ करती थी, लेकिन फिर एक बार कुछ अजीब हुआ, उसके बाद से इसे बंद रखा जाता है। कुछ दिन बाद एक रात राजेश हाथ धोने के लिए कॉरिडोर के आखिरी वॉशरूम में गया। अंदर घुसते ही ट्यूबलाइट झटके से जल बुझने लगी, मानो कोई उसके ऊपर फड़फड़ा रहा हो। उसने जल्दी जल्दी हाथ धोए, लेकिन जैसे ही बटन बंद किया, पूरे बाथरूम की लाइट एक पल में गुल हो गई। गहरा सन्नाटा, पर नल से गिरती बूंदों की टकटक और किसी के धीमे कदमों की चुर्राहट सुनाई दे रही थी। राजेश मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर बाहर की ओर भागा। दरवाजा खोलते ही कॉरिडोर की लाइट से एक झटके में वापस जल गई, लेकिन अंदर अब भी घोप अंधेरा था। डर से हड़बड़ाया राजेश लौटकर सीधे विवेक के डेस्क पर आया। भाई, तूने वॉशरूम की मेन लाइट ऑफ कर दी क्या? मैं तो यहां से हिला भी नहीं, सारी लाइट्स ऑन है। राजेश ने पलट कर देखा। वाकई बाहर से वॉशरूम की लाइटें ऑन थीं और अंदर ट्यूबलाइट्स फिर से जल रही थी। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। विवेक ने राजेश को वो बात बताई जो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताई थी। अब धीरे धीरे विवेक और राजेश दोनों को अलग अलग डरावने अनुभव होने लगे थे। कभी किसी की परछाई,
कभी कंप्यूटर स्क्रीन पर अजीब चीजें टाइप होती, तो कभी बिना वजह की ठंडक महसूस होती। विवेक ने नोटिस किया कि ये अनुभव अक्सर रात 3 बजे के आसपास होते थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि जिस दिन कोई उस मीटिंग रूम नंबर 3 के पास ज्यादा समय बिताता, उसी दिन उसे कुछ ज्यादा डरावना महसूस होता था। दोनों ने और ज्यादा पूछताछ शुरू की। ऑफिस में पुराने लोगों से, हाउसकीपिंग स्टाफ से, सबका जवाब लगभग एक जैसा था। उस रूम में अजीब ठंडक लगती है। कई बार अंदर से खुद ब खुद आवाज आती है, और जो भी देर रात उस रूम के पास बैठा हो, उसे कुछ अजीब चीजें दिखती हैं। यह सब सुनकर विवेक का डर और बढ़ गया। ऐसा लगने लगा था जैसे उस कमरे के भीतर कोई ऐसी शक्ति थी जो आसपास मौजूद हर चीज पर असर डाल रही थी। एक रात करीब 3:10 पर उस कमरे से कुछ आवाज आई। विवेक और राजेश उस कमरे के पास गए तो उन्हें दरवाजे के नीचे से लाइट जली दिखी। विवेक धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई दबी आवाज में बात कर रहा हो। उसने राजेश से सिक्योरिटी को कॉल करने के लिए कहा, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। डर कर वो वापस अपनी डेस्क पर लौटे तो विवेक का सिस्टम ऑन था और उसकी स्क्रीन पर एक लाइन टाइप हो चुकी थी, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला। विवेक और राजेश अब इस फ्लोर के माहौल से अंदर ही अंदर डरने लगे थे। हर रात वो ऑफिस आते, लेकिन अब उनके चेहरे पर पहले जैसी सहजता नहीं रहती। एक दिन ब्रेक के दौरान जब वो कैंटीन में बैठे थे, तब उन्हें हाउसकीपिंग स्टाफ से पता चला कि शरद नाम का एक एम्प्लॉय इसी शिफ्ट में कुछ महीने पहले काम करता था और उसने अचानक नौकरी छोड़ दी थी। यह सुनकर विवेक को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड ऑफिस में नहीं था। विवेक ने कुछ खोजबीन की और जैसे तैसे शरद का नंबर निकाला। फोन पर बात करने पर शरद पहले टालम टोल करने लगा, लेकिन जब विवेक ने उसे बताया कि वो भी अब उसी मीटिंग रूम नंबर सीसीटीवी के अनुभव से गुजर रहा है, तो शरद कुछ पल चुप रहा और फिर धीरे से बोला, मिलो मुझसे, लेकिन किसी और को मत बताना। अगले दिन शाम को एक छोटे से चाय स्टॉल पर दोनों मिले। शरद पहले बहुत घबराया हुआ था, हाथ कांप रहे थे, आवाज थरथरा रही थी। शरद ने बताया, उस मीटिंग रूम में एक बार एक एम्प्लॉय की मौत हो गई थी। नाइट शिफ्ट में ओवरटाइम के दौरान स्ट्रेस से हार्ट अटैक आया। कंपनी ने ये बात छुपा ली ताकि कंपनी की इमेज ना खराब हो जाए, लेकिन कहते हैं तभी से उसकी आत्मा वहीं पर है। क्या तुमने खुद कुछ देखा है? शरद की आंखें डबडबा गई। देखा? अरे वो हर रात मेरी सीसीटीवी स्क्रीन पर बैठा होता था, और एक रात तो सीसीटीवी में मैंने खुद को उस रूम में बैठा देखा, लेकिन असली में तो मैं अपनी कुर्सी पर था। उस रात के बाद मैंने शिफ्ट बदलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी ने नहीं मानी और उन्होंने उस रूम का कैमरा बंद कर दिया। फिर एक रात मैंने उसी मीटिंग रूम का दरवाजा खोल दिया। मैं आज तक नहीं बता सकता कि उस कमरे में क्या था। बस इतना जान लो, वहां कुछ है जो किसी को भी अपने जैसा बना सकता है। इतना बताकर शरद वहां से चला गया। उस रात विवेक ने शरद की सारी कहानी राजेश को बताई। दोनों ने तय किया कि वो सीसीटीवी कैमरे ऑन करके उसकी रिकॉर्डिंग सेव करेंगे। उन्होंने पिछली 3 रातों की फुटेज सेव कर ली और पेन ड्राइव में डाल दी। सुबह होते ही उसने एचआर को मेल किया कि वो अब से ऑफिस नहीं आ सकता और मीटिंग रूम नंबर 3 के बारे में कुछ गंभीर बात है। लेकिन कुछ ही देर में उसके सिस्टम की स्क्रीन काली हो गई और एक अजीब फॉन्ट में लिखा था, तुमने जो देखा जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। वह घर गया और सोने की कोशिश की। जब वो सोकर उठा और देखा तो पेन ड्राइव गायब थी, उसका लैपटॉप ऑन था और स्क्रीन पर फिर वही लाइन, शिफ्ट 13 छोड़ नहीं सकते। उसी रात राजेश का फोन आया
उसकी भी स्क्रीन पर वही लाइन आ चुकी थी और मीटिंग रूम का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। अगली सुबह एचआर ने ऑफिस पहुंचते ही पाया कि मीटिंग रूम नंबर 3 का सीसीटीवी फुटेज अपने आप डिलीट हो चुका है। कोई बैकअप नहीं बचा था और वो फर्श जहां मिहिर की मौत हुई थी वहां अब सीलन और दरारें थीं, जैसे जमीन खुद कुछ छुपा रही हो। अगले हफ्ते दोनों ने रेजिग्नेशन दिया। विवेक ने नौकरी छोड़ दी, शहर छोड़ दिया, लेकिन आज भी उसे रात के करीब 3:10 पर नींद में झटका लगता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब